यह एक साधारण और मूर्ख लड़के की कहानी है जो अपनी बहादुरी और ईमानदारी के साथ राजा बनने की यात्रा पर निकलता है। इस रास्ते में उसे उबलते पानी और भेल जैसी खतरनाक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस यात्रा में वह अकेला नहीं है। एक वफादार दोस्त हर कदम पर उसकी मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर उसके साथ चलता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह इन सभी कठिनाइयों को पार कर पाएगा और राजकुमारी का दिल जीत पाएगा? इसका जवाब हमें आज की रोमांचक कहानी में मिलेगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक तेज रोशनी रात के अंधेरे में किसान के खेतों के बीच से गुजरती है। अगली सुबह उस किसान ने, जिसके खेत थे, अपने बेटों को बुलाया और उन्हें खेत दिखाते हुए कहा, देखो, किसी ने रात में हमारी सारी गेहूं बर्बाद कर दी है। यह सुनकर उसके दो बड़े बेटे सुझाव देते हैं कि शायद किसी शैतान का हाथ है। लेकिन किसान अपनी फसल बर्बाद होने से गुस्से में रात को खेत की रखवाली करने का फैसला करता है। असल में सभी लोग जॉन, जो सबसे छोटा बेटा है, को मूर्ख और बेवकूफ समझते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि किस्मत ने इस मूर्ख के लिए कुछ बड़ा तय कर रखा है। उसकी किस्मत में एक दिन राजा बनना लिखा है। उस रात जब जॉन खेत की रखवाली कर रहा था, उसे घोड़े की आवाज सुनाई देती है। वह इधर उधर देखता है और जब पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उसके पीछे बहुत बड़ा सफेद घोड़ा खड़ा है। वह डर जाता है, लेकिन उसे पकड़ने का निश्चय कर घोड़े के चारों ओर रस्सी फेंकता है। घोड़ा दौड़ने लगता है। जॉन रस्सी कसकर पकड़ लेता है, रोकने की कोशिश करता है। हालांकि घोड़ा इतनी तेज दौड़ता है कि जॉन घसीटता चला जाता है और खुद को संभाल नहीं पाता। आखिरकार घोड़ा सीधे एक दलदल में घुस जाता है और फंस जाता है। यह देखकर जॉन को घोड़े पर दया आ जाती है और वह उसकी मदद करने का फैसला करता है। वह घोड़े की रस्सी को एक पवन चक्की से बांधता है और किसी तरह उसे दलदल से बाहर खींच लेता है। छुटकारा पाने के बाद घोड़ा वहां उदास बैठा रहता है। उस पर दया आकर जॉन उसे छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन ऐसा करने से पहले वह घोड़े से वादा करवाता है कि वह फिर कभी उनकी फसलें नष्ट नहीं करेगा। असल में वह घोड़ी एक जादुई घोड़ी है। वादा करने के बाद जॉन उसे छोड़ देता है और घोड़ी खुशी खुशी तेजी से भाग जाती है। अगली सुबह जब जॉन जागता है तो वह हैरान रह जाता है ये देखकर कि अस्तबल में दो बहुत ही सुंदर घोड़े खड़े हैं। उनके साथ एक छोटा घोड़ा भी है जिसका नाम फोल है, जो जादुई घोड़ी का बेटा है और इंसानों से बात कर सकता है। फोल जॉन से कहता है कि उसकी माँ ने ये घोड़े उपहार में भेजे हैं क्योंकि वह उसकी दयालुता से खुश थी। ये सुनकर जॉन बहुत खुश होता है। इसी बीच जॉन का पिता गुस्से में उसके पास आ रहा है क्योंकि उसने बर्बाद खेत देख लिया है। जॉन डर जाता है क्योंकि पिछली रात घोड़े को पकड़ने के बावजूद फसलें फिर भी नष्ट हो गई थीं। स्थिति को समझते हुए फोल तुरंत जॉन को अपनी पीठ पर बैठा लेता है और बिजली की गति से भाग जाता है। जॉन इस पर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। भागते भागते वे एक शहर पहुंच जाते हैं। जॉन फिर फोल से कहता है कि दोनों घोड़े अस्तबल में ही रह गए हैं। इसके जवाब में फोल जोर से सीटी बजाता है, जिससे घोड़े सीधे अस्तबल से उनके पास आ जाते हैं। इसके बाद जॉन घोड़ों के साथ शहर के बाजार की ओर जाता है, इस उम्मीद में कि उन्हें बेचकर उसे अच्छा दाम मिलेगा। जब वह वहां पहुंचता है तो बाजार में मौजूद सभी लोग इन दोनों घोड़ों को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इतने शानदार जीव नहीं देखे थे। हर कोई उन्हें खरीदना चाहता है। फोल जॉन को सलाह देता है कि वह घोड़ों को पास की झोपड़ी में बैठे एक आदमी को बेच दे। जॉन इससे असहमत और कहता है कि राजा को बेचेगा उसे खुशी मिलेगी। जॉन घोड़ों को राजा के पास ले जाता है। राजा उस पर शक अपने मंत्री से कहता है। वह उस पर विश्वास नहीं करता। विश्वास नहीं हो सकता कि इतनी शानदार घोड़े जॉन के हो सकते हैं। मंत्री सुझाव देता है कि जॉन ने ये घोड़े कहीं से चुराए होंगे। इसके बाद राजा दोनों घोड़े जॉन से ले लेता है और बिना उसे पैसे दिए वहां से जाने लगता है। ये देखकर जॉन निराश महसूस करता है। उसकी उदासी देखकर फोल एक बार फिर जोर से सीटी बजाता है। यह सुनकर घोड़े राजा की बग्घी से छूटकर जॉन की ओर दौड़ पड़ते हैं। नतीजतन राजा की बग्घी बेकाबू हो जाती है और सीधे कुछ आटे की बोरियों पर गिर जाती है, जिससे राजा सफेद पाउडर में लिपट जाता है और भूत जैसा दिखने लगता है। अपमानित महसूस करते हुए राजा के पास कहने के लिए शब्द नहीं बचते। चूंकि इसमें जॉन की कोई गलती नहीं थी, राजा ने लोगों के सामने उसे डांटने का फैसला नहीं किया। अब राजा जॉन को घोड़ों के लिए भुगतान करना चाहता था, लेकिन अपनी बेइज्जती का बदला भी लेना चाहता था, इसलिए वह मंत्री की सलाह मानता है। राजा जॉन से कहता है कि वह उसके घोड़ों की देखभाल करे और जॉन मान जाता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि जॉन की अच्छी प्रकृति और कड़ी मेहनत के कारण राज्य के सभी लोग उसे पसंद करने लगते हैं। हालांकि राजा इससे ईर्ष्या करने लगता है और किसी तरह जॉन से छुटकारा पाना चाहता है। राजा के एक मंत्री सुझाव देता है कि जॉन को एक असंभव कार्य दिया जाए जिसे वह पूरा न कर सके। अगर जॉन असफल हो जाता है तो उनके पास उसे मारने का बहाना होगा। जो कार्य वे तय करते हैं वह है फायरबर्ड को पकड़ना, जो एक असंभव मिशन है क्योंकि जिसने भी उसे पकड़ने की कोशिश की है वह कभी जीवित वापस नहीं आया। राजा जॉन को यह कार्य पूरा करने का आदेश देता है और जॉन बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार कर लेता है।
जब जॉन फोल को इस कार्य के बारे में बताता है तो फोल चिंतित हो जाता है और कहता है कि यह असंभव है और जॉन को इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए था। हालांकि चूंकि जॉन पहले ही मान चुका है, फोल उसे मदद करने का फैसला करता है। वह जॉन को अपनी पीठ पर बैठाकर बिजली की गति से एक जंगल की ओर दौड़ पड़ता है। वहां फोल उसे एक खास पेड़ के पास ले जाता है जो असल में ड्रीम नट्स का पेड़ है। फोल समझाता है कि ये नट्स फायरबर्ड का पसंदीदा भोजन है क्योंकि इन्हें खाने के बाद वह गहरी नींद में सो जाता है। जॉन उस पेड़ से कुछ नट्स तोड़कर अपने पास रख लेता है। इसके बाद वे उस जगह पहुंचते हैं जहां फायरबर्ड रहता है, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देता क्योंकि वह जमीन के नीचे रहता है। फोल की सलाह मानते हुए जॉन ड्रीम नट्स को जमीन पर फेंक देता है। उनकी खुशबू से आकर्षित होकर फायरबर्ड धीरे धीरे जमीन के ऊपर आता है और एक एक करके नट्स को बड़े चाव से खाने लगता है। कुछ देर बाद फायरबर्ड बेहोश हो जाता है, लेकिन अगले ही पल उसे होश आ जाता है। ये देखकर जॉन डर जाता है और भागने लगता है। उसके पीछे पीछे फायरबर्ड भी दौड़ने लगता है। तभी फोल बीच में आ जाता है, जिससे फायरबर्ड अब उसकी ओर भागने लगता है। जैसे ही लगता है कि फायरबर्ड उन्हें पकड़ लेगा, जॉन अपना आखिरी ड्रीम नट उसके सामने फेंक देता है। फायरबर्ड उसे खा लेता है और पानी में बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब फायरबर्ड जागता है, जॉन पहले ही उसे जंजीरों में बांध चुका होता है। पानी में भीगा और जंजीरों में बंधा होने के कारण फायरबर्ड की ताकत और इच्छा शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और यह देखकर जॉन दुखी हो जाता है। हमदर्दी से भरकर जॉन फायरबर्ड को आजाद करने का फैसला करता है। जैसे ही वह जंजीरें हटाता है, फायरबर्ड अपने पंख फैलाता है और उड़ जाता है। जॉन की दयालुता के लिए आभार स्वरूप फायरबर्ड एक चमकदार पंख उपहार में छोड़ जाता है। पंख पाकर जॉन बहुत खुश होता है और फोल के साथ राज्य लौट जाता है। लेकिन जैसे ही जॉन राज्य लौटता है, राजा के सैनिक सबके सामने उसे गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि वह फायरबर्ड को पकड़ने में असफल रहा था। राजा के आदेश के अनुसार जॉन को निष्कासित किया जाना है। फांसी दे दी गई। हालांकि जॉन जल्दी ही राजा और राज्य के लोगों को आग पक्षी के बारे में बता देता है और सबूत के तौर पर उन्हें उसका पंख दिखाता है। वह समझाता है कि उसने सच में आग पक्षी को पकड़ा था, लेकिन दया के कारण उसे छोड़ दिया। दुर्भाग्यवश उस समय आग पक्षी का पंख चमक नहीं रहा था, जिससे ऐसा लगता है कि जॉन झूठ बोल रहा है। राजा मुस्कुराता है और घोषणा करता है कि चूंकि जॉन ने उसके आदेशों का पालन नहीं किया, इसलिए उसे मौत की सजा दी जाएगी। सैनिक जॉन को फांसी देने ही वाले होते हैं कि अचानक आग पक्षी आकाश में प्रकट हो जाता है। जैसे ही वह आता है, जॉन के हाथ में रखा पंख तेजी से चमकने लगता है। पूरा राज्य आग पक्षी की तेज रोशनी में नहा जाता है। यह चमत्कार देखकर राजा सहित सभी लोग हैरान रह जाते हैं और समझ जाते हैं कि जॉन शुरू से ही सच बोल रहा था। लोग जॉन के लिए जयकार करने लगते हैं, जिससे अब राजा के लिए उसे सजा देना असंभव हो जाता है। वह अंदर से गुस्से में है, लेकिन राजा के पास जॉन का सबके सामने सम्मान करने का कोई विकल्प नहीं है। राजा प्रभावित होने का नाटक करता है, जॉन को शाही वस्त्र पहनाता है और उसके सिर पर पगड़ी रखता है, जिससे वह जॉन की बहादुरी का इनाम दे रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर राजा की जॉन के प्रति नफरत और भी बढ़ जाती है। जॉन से छुटकारा पाने के इरादे से राजा चुपचाप अपने मंत्रियों से नई योजना के लिए सलाह करता है। मंत्रियों में से एक सुझाव देता है कि वे जॉन को एक और असंभव कार्य दें। उसे उस राजकुमारी को ढूंढ कर लाना है जो धरती से बहुत दूर बर्फीली पहाड़ी की चोटी पर रहती है। मंत्री समझाता है कि अगर जॉन असफल होता है तो राजा उसे मरवा सकता है, और अगर जॉन सफल हो जाता है तो राजा राजकुमारी से शादी कर सकता है और अधिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। राजा इस विचार से बहुत प्रसन्न होता है। बिना समय गंवाए वह पूरे राज्य में नए कार्य की घोषणा करता है और जॉन को आदेश देता है कि वह जल्दी से राजकुमारी को लेकर आए। मना करने में असमर्थ जॉन फोल के साथ यात्रा पर निकल पड़ता है। फोल की बिजली जैसी रफ्तार के कारण वे जल्दी ही बर्फीली पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। हालांकि राजकुमारी के किले में प्रवेश करने से पहले वे एक मोटी बर्फ की परत पाते हैं जो प्रवेश द्वार को रोक रही है। जॉन हैरान है क्योंकि बर्फ को तोड़ना असंभव लगता है, लेकिन तभी अग्निपक्षी का पंख चमकने लगता है और बर्फ से ढके दरवाजे की ओर उड़ जाता है। जैसे ही वह दरवाजे को छूता है, सारी बर्फ तुरंत पिघल जाती है, जिससे पानी की एक धारा पहाड़ी से नीचे बहने लगती है। इस अफरा तफरी में फोल पानी के साथ बह जाता है और पहाड़ी से नीचे लुढ़क जाता है, जिससे जॉन अकेला रह जाता है। जॉन हिम्मत जुटाता है और अकेले किले के अंदर कदम रखता है। वहां उसे कई लड़कियां सोती हुई मिलती हैं, लेकिन उसके पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि असली राजकुमारी कौन है। तभी अग्निपंखी पक्षी का पंख एक लड़की की ओर उड़ता है और उसे धीरे से जगा देता है। यह समझकर कि वही राजकुमारी है, जॉन आगे बढ़ता है और अपना परिचय देता है। वह समझाता है कि राजा ने उसे राजकुमारी को राज्य में विवाह के लिए लाने भेजा है, लेकिन राजकुमारी प्रभावित हुए बिना हंसती है और कहती है, अगर तुम्हारा राजा सच में बहादुर होता तो वह खुद आता। वह जॉन के साथ जाने से इनकार कर देती है, यह मानते हुए कि दुनिया में अब कोई भी बहादुर पुरुष उसके योग्य नहीं बचा है।
यह कहते हुए वह अचानक पहाड़ की छोटी से कूद जाती है। चौंककर जॉन बिना सोचे समझे उसके पीछे कूद जाता है बचाने के लिए। हालांकि राजकुमारी अपने खास कपड़े फैला देती है जिससे वह हवा में तैर सकती है। जैसे ही वह हवा में तैरती है वह देखती है कि जॉन तेजी से नीचे गिर रहा है और दया महसूस करते हुए वह उसे हवा में ही पकड़ लेती है। लेकिन ठीक उसी समय जॉन की गलती की वजह से राजकुमारी के कपड़े फट जाते हैं जिससे दोनों तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। जैसे ही वे जमीन की ओर तेजी से गिरने लगते हैं, फोल जो अब तक संभल चुका था या उन्हें दूर से देखता है, अपनी जादुई पंखों का इस्तेमाल करते हुए फोल उनकी मदद के लिए दौड़ता है और उन्हें ठीक समय पर पकड़ लेता है, इससे पहले कि वे जमीन पर गिरें। हालांकि सदमे और ऊंचाई के कारण राजकुमारी जॉन की बाहों में बेहोश हो जाती है। साथ मिलकर वे सुरक्षित रूप से जमीन पर वापस आ जाते हैं। रात होने पर जॉन, फोल और राजकुमारी एक जंगल में रुककर आराम करते हैं। फोल जॉन को एक तरफ ले जाता है और कहता है, तुम राजकुमारी से प्यार कर बैठे हो, है ना? इसी वजह से मुझे लगता है कि हमें राजा के पास वापस नहीं जाना चाहिए। चलो कहीं दूर चलते हैं और शांति से रहते हैं। लेकिन जॉन अपनी कसम से बंधा हुआ उसकी बात सुनने से इनकार कर देता है। अंदर ही अंदर राजकुमारी के मन में भी जॉन के लिए भावनाएं पनपने लगी थीं। अगली सुबह वे आखिरकार राज्य में पहुंच जाते हैं। जब राजा जॉन के साथ राजकुमारी को देखता है तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। एक बार फिर जॉन वहां सफल हो गया जहां राजा चाहता था कि वह असफल हो जाए। हालांकि मंत्री राजा के कान में फुसफुसाता है, गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, यह तो अच्छा ही हुआ। अब आप राजकुमारी से शादी कर सकते हैं और ज्यादा ताकत हासिल कर सकते हैं। राज्य की जनता जॉन के लिए जयकार करती है और राजा अपनी जलन छुपाते हुए उसे सोना और कीमती कपड़े इनाम में देता है। सारी प्रशंसा और दौलत के बावजूद जॉन के मन में गहरी उदासी छाई रहती है। वह राजकुमारी से प्यार करता है लेकिन जानता है कि उसे राजा के हवाले करना होगा। उस रात अपनी भावनाओं को रोक न पाने के कारण जॉन चुपके से राजकुमारी के कक्ष में चला जाता है। वह उसके लिए ताजे फूलों का गुलदस्ता लाता है। राजकुमारी बहुत खुश होती है और मुस्कान बिखेरती है, लेकिन इससे पहले कि वे और बात कर सकें, राजा के आदमी आ जाते हैं और जॉन को चुपचाप जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। फिर राजा के आदमी राजकुमारी को नए कपड़े पहनाते हैं और उसे राजा के सामने पेश करते हैं। राजा राजकुमारी से लंबी बातचीत करता है, उसे रिझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब आखिरकार वह उससे शादी के लिए पूछता है तो राजकुमारी दृढ़ता से मना कर देती है। वह कहती है, मैं तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक मेरी दादी की खोई हुई अंगूठी नहीं मिल जाती। मैंने उसे कहीं समुद्र में खो दिया था। यह सुनकर राजा बेचैन हो जाता है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है क्योंकि उसके पास विशाल समुद्र में खोई हुई अंगूठी खोजने का कोई तरीका नहीं है। ठीक उसी समय जॉन वहां आ जाता है। राजा की आंखों में एक चालाकी भरी चमक आ जाती है। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, राजा कहता है। तुम्हें राजकुमारी की अंगूठी समुद्र से ढूंढकर लानी होगी। जॉन सिर हिलाता है और यह काम स्वीकार कर लेता है। हालांकि फोल के मन में चिंता की लहर दौड़ जाती है। ये काम पहले से भी ज्यादा असंभव लग रहा था। बेचैन होकर फोल अपनी मां से मदद मांगता है। वह अपने जादू का इस्तेमाल करती है और उन्हें आकाश में एक दृश्य दिखाती है। अंगूठी एक विशाल व्हेल के पेट के अंदर है जिसे फंसाकर समुद्र में एक द्वीप में बदल दिया गया है। वह उन्हें व्हेल तक पहुंचने का रास्ता भी दिखाती है। अगली सुबह जॉन और फोल अपनी नई खोज के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वे समुद्र के ऊपर उड़ रहे होते हैं, अचानक एक तेज हवा का झोंका जॉन का संतुलन बिगाड़ देता है। वह फोल की पीठ से फिसल जाता है और समुद्र में गिर पड़ता है। सौभाग्य से उसे चोट नहीं आती और जब वह पानी देखता है तो एक विशाल व्हेल दिखाई देती है जो मोटी जंजीरों से बंधी है। जॉन तुरंत समझ जाता है कि यही वह व्हेल है जिसे वे खोज रहे थे। जैसे ही वह सतह पर पहुंचता है, एक विशाल लहर उसकी ओर टूट पड़ती है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे बहा ले जाए, फोल नीचे झपटता है और दोनों मिलकर जंजीरों में बंधी व्हेल के पास उड़ते हैं। फोल, जो व्हेल की भाषा समझता है, जानता है कि व्हेल ने कभी गलती से कुछ जहाजों को निगल लिया था, जिसके कारण उसे पकड़कर कैद कर लिया गया। व्हेल, जो अब पछतावे से भरी है, सब कुछ सही करना चाहती है। जॉन यह सोचने लगता है कि कैसे व्हेल को आजाद करो। एक विचार उसके दिमाग में आता है, अगर हम व्हेल को छींक दिला सकें तो उसकी ताकत से जंजीरें टूट सकती हैं। फोल के साथ जॉन बहादुरी से व्हेल की विशाल नाक में प्रवेश करता है। दोनों मिलकर व्हेल की नथुनों की संवेदनशील दीवारों को गुदगुदाने लगते हैं। व्हेल की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और उसके भीतर गहराई से एक गड़गड़ाहट उठती है। अचानक व्हेल ने एक जोरदार छींक मारी। छींक की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि जंजीरें एक एक करके टूट गईं। जंजीरों के साथ साथ व्हेल ने जो भी जहाज और खजाने निगल लिए थे, वे भी समुद्र में बाहर आ गए। जॉन और फोल भी छींक के साथ बाहर आ गए और किनारे पर पहुंच गए, जहां उन्होंने देखा कि व्हेल आजाद होकर खुशी खुशी समुद्र की गहराइयों में चली गई। लेकिन तभी जॉन को याद आया कि वह व्हेल से अंगूठी मांगना भूल गया था, जिससे वह बहुत दुखी हो गया। उसी समय एक केकड़ा उसके पास आया और उसे अंगूठी दे गया, क्योंकि व्हेल ने जॉन की भावनाओं को समझ लिया था।
जॉन को अंगूठी पाकर बहुत खुशी हुई। फिर वह फूल के साथ लौट आया, लेकिन जैसे ही वह पहुंचा वह चुपके से राजकुमारी से मिलने चला गया। उसने राजकुमारी को उसकी दादी की अंगूठी दी और उसे शादी के लिए प्रपोज किया। जब राजकुमारी ने अंगूठी देखी तो वह समझ गई कि जॉन एक बहादुर लड़का है और उसने खुशी खुशी उससे शादी करने के लिए हाँ कर दी। इसी बीच राजा के मंत्री ने जॉन को राजकुमारी के साथ देख लिया और उसे पकड़ने के लिए सेना ले आया। जॉन और सैनिकों के बीच लड़ाई छिड़ गई। जब राजा ने शोर सुना तो वह अपनी नींद से जाग गया और राजकुमारी के कमरे की ओर देखने लगा। उसने वहां फूल को देखा और उस पर बंदूक चला दी, जिससे फूल गिर पड़ा। इसके बाद जॉन को राजकुमारी से चुपके से मिलने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उस रात जब राजकुमारी अपने कमरे में थी, एक चूजा उसके पास आया और उसे अस्तबल में ले गया। उसे फूल ने भेजा था। राजकुमारी ने फूल से कहा, मैं राजा से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे जवानी और एक गुप्त नुस्खे का वादा करके 3 तालाबों से गुजरने के लिए मना लिया। लेकिन तभी राजा का मंत्री आ गया और उसने राजा को सलाह दी कि पहले जॉन को उन तालाबों से गुजरना चाहिए। अगले दोपहर सबके सामने जॉन को 3 बड़े तालाबों से गुजरना था। पहले तालाब में उबलता हुआ गर्म पानी होगा, दूसरे में बर्फ जैसा ठंडा पानी और तीसरे में उबलता हुआ दूध। जॉन को बचाने के लिए राजकुमारी ने समझाया, हमें गर्म पानी वाले तालाब में मेरी दादी की अंगूठी डालनी होगी, ठंडे पानी में फायरबर्ड का पंख और दूध के तालाब में जीवन फूल का अमृत जो धरती के आखिरी छोर पर है। फूल ने जवाब दिया, हमारे पास अंगूठी और फायरबर्ड का पंख तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कल दोपहर तक जीवन फूल का अमृत ला पाऊंगा, क्योंकि मैं पहले से ही घायल हूं। लेकिन राजकुमारी ने उसे हौसला दिया, तुम यह कर सकते हो। उसके जाने के बाद अपनी चोटों के बावजूद फूल जीवन अमृत फूल लाने के लिए बिजली की गति से निकल पड़ा। अगली सुबह सभी प्रजा के सामने राजा ने वे 3 बड़े तालाब दिखाए जो उसने तैयार किए थे। फिर जॉन को जेल से बाहर लाया गया। बिना कोई समय गंवाए राजा ने उसे गर्म उबलते पानी के तालाब में फेंक दिया, लेकिन राजकुमारी ने चालाकी से अंगूठी पानी में डाल दी, जिससे जॉन बच गया। उसके बाद जब जॉन ठंडे पानी के तालाब में गिरा तो फायरबर्ड ने उड़कर अपना पंख तालाब में गिरा दिया, जिससे जॉन फिर से बच गया। इसके बाद जॉन उड़कर उबलते दूध के तालाब में गिरा। इसी बीच फूल बहुत तेजी से उस जगह पहुंच गया जहां जीवन फूल का अमृत उगता था। फूल ने उससे कहा, अगर तुम मुझे तोड़ोगे तो तुम मर जाओगे। लेकिन फूल ने अपनी जान की परवाह नहीं की और फिर भी फूल तोड़ लिया। तालाबों के पास सभी को लगा कि जॉन मर गया है, क्योंकि उसने लंबे समय से दूध के तालाब में रहे थे। वे दुखी होकर जाने लगे, लेकिन तभी फूल उड़ता हुआ आया और जीवन पुष्प का अमृत तालाब में डाल दिया। जैसे ही फूल पानी को छूता है, एक तेज रोशनी चमकने लगी। उसी समय जॉन तालाब से बाहर निकला, एक राजकुमार की तरह दिख रहा था और सभी को हैरान कर गया। लोग बहुत खुश हो गए। जॉन को राजकुमार बनते देख राजा को विश्वास हो गया और वह भी जल्दी से गर्म पानी के तालाब में कूद गया ताकि वह जवान हो सके। सभी लोग ध्यान से देखने लगे, लेकिन उनकी हैरानी के लिए राजा एक बड़ी बुलबुले में फंसकर बाहर आया और चिल्लाते हुए उड़ने लगा। राज्य के लोग खुश थे क्योंकि वे राजा को पसंद नहीं करते थे। इसके बाद सभी ने यह तय किया कि जॉन को अपना नया राजा बनाएंगे, क्योंकि वे समझ गए थे कि वह एक सच्चा और ईमानदार इंसान है। जॉन और राजकुमारी इस फैसले से बहुत खुश थे। फूल को लगा कि वह मरने वाला है और वह परेशान हो गया, लेकिन राजकुमारी ने उसे दिलासा दिया और कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फूल तोड़ने की परीक्षा तुम्हारे मन की परीक्षा थी और तुमने उसे पास कर लिया। अगर तुम बिना फूल के आते तो तुम निश्चित ही मर जाते। कहानी का अंत जॉन और राजकुमारी की शादी के साथ होता है और राज्य के सभी लोग खुशी से नाचते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ।